हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडीज़। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन, उनके नोट्स की लिस्ट सभी मिल जाएंगे। बट उसके सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना होगा। फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आती रहेंगी। लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट द वीडियो। ओके ओके आज हम पढ़ने वाले पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 3 चैप्टर 4 गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। ये चैप्टर बहुत इजी है, तो इजीली समझ में आ जाएगा। थ्योरी बेस है, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है और इतना फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए इतना अभी तक डीप नहीं है। सो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर्स बेसिकली क्या होता है? पेप्टिक अल्सर से इन्फेक्शन होता है, वो स्टमक में होता है, एसोफेगस में होता है, या फिर डिओडेनियम, जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसके ऊपर का पोर्शन को डिओनियम बोलते हैं, राइट? तो उस पर वो पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर्स आर, एक मिनट, हाँ, the peptic ulcers are the open sores that develop in the inside lining of the esophagus, stomach and upper portion of a small intestine, मतलब डिओडिनम। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन फ्रॉम द स्टमक एसिड। मतलब पेप्टिक अल्सर्स का मेन कॉज क्या है मालूम है? वो इरोजन ऑफ स्टमक एसिड्स की वजह से पेप्टिक अल्सर्स होता है। स्टमक एसिड में मेन कौन सा एसिड होता है? HCl। तो HCl की वजह से ये पेप्टिक अल्सर्स प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A peptic ulcer is the stomach is called a gastric ulcers of a duodenum, a duodenal ulcer, and of the esophagus, and esophageal ulcer. Peptic ulcers occurs when a lining of these organs is corroded by the acidic digestive juices which are secreted by the cells of the stomach. इसका मतलब वही है, मतलब वो गैस्ट्रिक जूसेस होता है, जब वो अफेक्ट करता है, वो ज़्यादा होता है वो स्टमक में, तो फिर वो इरोड होता है, मतलब इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, वो पूरी स्किन को होल टाइप क्रिएट कर देता है। तो उसको पेप्टिक अल्सर्स बोलते हैं। एसोफेगल बात, अभी एसोफेगल अल्सर कैसे होता है? डाइजेस्टिव जूस तो पेट में होता है, मतलब स्टमक में होता है, राइट? तो एसोफेगस तो ऊपर रहते हैं अपने, वो अपर पोर्शन हुआ, तो उसमें डाइजेस्टिव मतलब HCl कैसे जाएगा, वो कैसे अफेक्ट करेगा? क्योंकि वो ब्लैक फ्लो रहता है ना एसिड का, उसके वजह से वो एसोफेगल अल्सर प्रोड्यूस होता है। तो ब्लैक फ्लो मतलब क्या होता है? मतलब वो डाइजेस्टिव जूसेस तो अपना ऊपर तक, माउथ तक आता है कभी कभी, राइट? वो अपने है ना, मतलब ऐसा हार्ट बर्न जैसा सेंसेशन होता है, तब ब्लैक फ्लो होता है एसिड का, तब होता है वो एसोफेगल अल्सर। ओके ओके, आगे देखते हैं। A peptic ulcer differs from erosion because it extends deeper into the lining of the esophagus, stomach, or duodenum, and it excites more of an inflammatory reaction from tissue that are eroded. इसका मतलब है कि जो लाइनिंग होता है इसोफिगस का, स्टमक का, डिओडेनियम का, इरोड होता है, मतलब एक होल के जैसे फॉर्म होता है, इन्फेक्शन होता है। मतलब इस इमेज में देखो, द अल्सर्स देखो, ये अल्सर से इन्फेक्शन हुआ है, वो होल टाइप क्रिएट हुआ है स्टमक में। स्टमक में HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण ये ऐसा होता है। ओके, वो डैमेज करता है। वैसे ही सेम है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन को डिओनियम बोलते हैं, राइट? तो उसको भी डैमेज पहुंचाता है। वो ऐसे ही ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है सब, ठीक है? अभी टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। द गैस्ट्रिक अल्सर्स, दिस अल्सर्स occurs mainly in a stomach lining and may be acute or chronic. इट ऑकर्स इन स्टमक लाइनिंग, मतलब अभी वो जो इमेज दिखा है ना, वैसे ही वो स्टमक में ही होता है, उसको गैस्ट्रिक अल्सर्स बोलते हैं। मे बी एक्यूट और क्रोनिक, मतलब एक्यूट मतलब तो शॉर्ट समय के लिए होता है और क्रोनिक मतलब लॉन्ग समय के लिए होता है। गैस्ट्रिक अल्सर्स इज कैरेक्टराइज बाय द पेन इन द स्टमक विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ फूड कंजम्पशन। मतलब है ना, खाना खाने के बाद, मतलब तुरंत ही 15-20 मिनट के बाद ही पेट में दर्द करना शुरू होता है, जिस जिसके कारण पेप्टिक अल्सर्स का सिम्टम्स दिखाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स का सिम्टम्स दिखाते हैं, वो पेट दर्द करना वगैरह। नेक्स्ट है duodenal ulcer. These types of ulcers affect the upper part of the small intestines. May be acute or chronic. इधर acute है, उधर थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, सो इधर acute और chronic. In this pain usually occur after several hours of food consumption. मतलब अभी क्या है, द अल्सर्स है वो अपर पार्ट ऑफ डिओडिनम हुआ, डिओडिनम लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, राइट? अपर पार्ट ऑफ पोर्शन, तो उसमें कभी HCl कभी आता नहीं, पर बाई चांस एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो आ जाता है डिओडिनम में, और उधर अल्सर्स प्रोड्यूस करता है, वो लाइनिंग को डैमेज वगैरह करते हैं। पर वो डिओनियम अल्सर्स है ना, खाना खाने के बाद, मतलब सेवरल आवर्स के बाद, मतलब 1-2 घंटा, 3-4 घंटा के बाद वो पेन, स्टमक पेन चालू होता है। ओके, एसोफेगल अल्सर।
दिस टाइप ऑफ अल्सर अफेक्ट द एसोफेगस एंड मे बी आइदर एक्यूट और क्रॉनिक। इधर एक्यूट और क्रॉनिक मतलब शॉर्ट समय के लिए होता है, और क्रॉनिक मतलब लंबे समय के लिए होता है। द एसोफेगस अल्सर, अभी वो एसोफेगस मैंने पहली बार मैंने बताया था ना कि बैक फ्लो होता है एसिड का एसोफेगस में, तब वो सेंसेशन आता है, हार्ट बर्न जैसा होता है, वो सब जब ब्लैक फ्लो हुआ एसिड का HCl का इन एसोफेगस, तब वो जाके एसोफेगस को लाइनिंग होता है उसको भी अफेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है। ओके, इट जनरली अकर्स इन गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस मतलब स्टमक इरिटेटिंग वगैरह ऐसा सब होता है बस। इटियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, इटियोलॉजी मतलब क्या होता है, कॉजेस होता है, कॉजेस ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। अभी एब्डोमिनल पेन, हेमाटेमेसिस, मेलेना। अभी मेलेना क्या होता है, द स्वेलिंग ऑफ ब्लड और इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होता है, स्वेलिंग भी होता है ड्यू टू द ऑक्सीडाइज आयन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीडाइज आयन को ऑक्सीडाइज करता है फ्रॉम हीमोग्लोबिन में। ओके, द एब्डोमिनल पेन एंड हेमाटेमेसिस मतलब क्या होता है, द वॉमिटिंग ऑफ अ ब्लड। ओके, इधर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डी हो गया, और इधर वॉमिटिंग ऑफ अ ब्लड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हार्ट बर्न। द हार्ट बर्न मैंने पहली बार भी बताया था, पिछले बार भी मतलब अभी भी बताया था नेक्स्ट स्लाइड में, पिछले स्लाइड में कि हार्ट बर्न कैसे होता है। द हार्ट बर्न मतलब गैस्ट्रोएसोफेगल रिफरेंट डिसीजेज, GERD and use of a certain forms of medication can cause the peptic ulcers। तो गैसोफेगल क्या होता है, गैस्ट्रोएसोफेगल क्या होता है बताओ। गैस्ट्रोएसोफेगल द बैकवर्ड फ्लो ऑफ अ स्टमक एसिड, मतलब वही होता है, मतलब एसिड का बैक फ्लो होता है, तब वो हार्ट बर्न का सेंसेशन प्रोवाइड करता है। ओके, और उसके वजह से अल्सर्स प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Medicine which can cause the peptic ulcers include NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug, which act by inhibiting cyclooxygenase and most glucocorticoids. For example, dexamethasone and prednisolone. Okay. इसका मतलब क्या होता है, मतलब पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, वो सिर्फ डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ने के कारण ही नहीं होते हैं, अलग भी रीज़न होता है, सब मेडिसिन होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी पेप्टिक अल्सर्स कॉज होते हैं। उनमें से एक है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मतलब NSAID की वजह से भी पेप्टिक अल्सर्स होता है। उस मेडिसिन की वजह से इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंड मोस्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब क्या होता है मालूम है, जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो इनहिबिट करते हैं, वो प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, वो एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस। Stress. However, the people with ulcers have found report that emotional stress increase ulcers pain. Physical stress may increase in the risks of developing ulcers, particularly in the stomach. इस PDF में थोड़ा ज़्यादा ही मिस्टेक हो रहा है, तो थोड़ा इग्नोर करो, ये मैं है, अरे फाउंड है। ओके, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, आज थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है शायद। ओके, however people with the ulcers form report that the emotional stress increase in ulcers में। अभी मतलब कोई भी ह्यूमन बींग को कोई भी डिजीज़ हुआ तो वो मेंटल स्ट्रेस में जाता ही जाता है, क्योंकि मेरा उसको फिक्र रहती है कि मैं जीऊँगा या नहीं जीऊँगा, या फिर उसमें ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं होगा, वो क्योर होगा कि नहीं होगा, वो ऐसे मेंटल स्ट्रेस में होता है। और इस स्ट्रेस की वजह से वो उसका डिजीज़ होता है, मतलब पेप्टिक अल्सर्स के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट होता है, मतलब वो कम होने के कारण वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ भी सकते हैं। हाँ, वो स्ट्रेस की वजह से मेंटल है ठीक नहीं, मतलब मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, अगर ठीक नहीं हो तो आप मतलब कुछ भी पूरा वगैरह सोचते रहते हो। और ओके, फिजिकल हेल्थ भी वैसे ही डैमेज में इंक्रीज इन रिस्क ऑफ डेवलपिंग अल्सर्स पर्टिकुलरली इन स्टमक। फिजिकल स्ट्रेस भी होता है, ज़्यादातर भागदौड़ करना, इसके वजह से भी पेप्टिक अल्सर्स प्रोड्यूस हो सकता है। जेनेटिक्स। अभी genetics, a significant number of individuals with a peptic ulcers have a close relatives with the same problem, suggesting a genetic factor may also be involved in smoking and alcohol। अब क्या जेनेटिक्स, अभी पेप्टिक अल्सर्स सब जेनेटिक्स भी होता है, मतलब स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजप्शन होता है, वो सब फर्दर ऑफस्प्रिंग को भी फॉरवर्ड हो जाता है। इसलिए मतलब अगर लंग्स कोई भी डिफेक्ट हो इसोफिगल्स में, या फिर स्मोकिंग करते हो पेरेंट्स वगैरह, तो फिर ऑफस्प्रिंग में वो उसका रिजल्ट दिखाई दिखाई देता है, तो अफेक्ट करता है। अगर पेरेंट्स को भी होगा अल्सर्स या फिर स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन होगा कर रहे, तो फिर उनके ऑफस्प्रिंग को भी अफेक्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अ पेप्टिक अल्सर्स। द नॉर्मल स्टमक मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन अ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एंड एग्रेसिव फैक्टर्स। अभी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में क्या होता है, म्यूकस होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट सिक्रेशन, ब्लड फ्लो एक्सेट्रा। ओके, एग्रेसिव फैक्टर्स में वो क्या होता है, एसिड सिक्रेशन, पेप्सिन वगैरह एक वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी इधर क्या लिखा है,
द गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप व्हेन एग्रेसिव फैक्टर्स ओवरकम द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। मतलब वो ये जो एग्रेसिव फैक्टर्स है, एसिड सिक्रेशन, पेप्सिन वगैरह एग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं, अगर वो ज़्यादा हुए प्रोटेक्टिव फैक्टर्स से भी, तो फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स होता है, प्रोड्यूस होता है। In addition to increase in acid secretion, H. pylori also predispose the patient to POD by disrupting mucosal integrity। मतलब क्या होता है कि अगर अगर एसिड इंक्रीज हुआ तो सिक्रेशन ऑफ एच पायलोरी ऑल्सो, मतलब एच पायलोरी भी सिक्रेट हुआ, राइट। तो फिर प्रेडिपोज करता है वो पेशेंट को, क्या करता है प्रेडिपोज मतलब इन्फ्लुएंस करता है कि आपको पीओडी, पीओडी मतलब क्या, पेप्टिक अल्सर डिजीज हुआ है बाय डिसरप्टिंग म्यूकोजल इंटीग्रिटी, मतलब ये म्यूकोजल लेयर होता है ना, वो डिसरप्ट करता है, ओके। तो अभी क्या है, द बैक्टीरियम्स स्पाइरल शेप flagella and mucolytic enzyme which produce a facilitate in its passage through mucous layer to gastric surface epithelium। मतलब ये दोनों बैक्टीरिया है ना, म्यूकस लेयर में अंदर चले जाते हैं, गैस्ट्रिक सरफेस में एपिथेलियम, गैस्ट्रिक सरफेस एपिथेलियम में जाते हैं, ओके। The subsequently it releases phospholipids and protease which cause a further mucosal damage। मतलब अभी वो स्टमक में होता है ना, मतलब एसिड्स का सिक्रेशन बढ़ गया, तो इट रिलीजेस अ फॉस्फोलिपेज एंड प्रोटेज विच, मतलब फॉस्फोलिपेज भी रिलीज करता है, प्रोटेज भी रिलीज करता है, ओके। तो उसकी वजह से म्यूकोसल डैमेज बढ़ता है। अभी क्या है, साइटोटोसिन एसोसिएटेड जीन CAG, इसका शॉर्ट फॉर्म है, हैज़ बीन एसोसिएटेड अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ए ना, ये जीन होता है तो 65% बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस जीन आर एसोसिएटेड विद अ मोर सीवियर gastritis, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर एंड लिम्फोमा। मतलब अभी अल्सर्स प्रोड्यूस करते हैं तो जीन से भी होते हैं, तो जीन में है ना, मतलब अभी CAG है ना जीन, वो उस पर एसोसिएटेड क्या होता है, सीवियर गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर एंड लिम्फोमा होता है वो जीन में। मतलब वो जीन होगा CAG, तो गैस्ट्रिक अल्सर्स या पेप्टिक अल्सर्स प्रोड्यूस हो सकता है। वो जीन मतलब पेरेंट से आता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं NSAID। NSAID का वो हमने वो पहले स्लाइड में, पिछले स्लाइड में देखा था कि वो मतलब एक मेडिसिन होता है, ओके। मेडिसिन की वजह से भी अल्सर्स डेवलप होते हैं। द NSAID इंड्यूस अल्सर्स अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 26% of gastric ulcers। They can be believed to a secondary to decrease in prostaglandin production resulting फ्रॉम द इनिबिशन ऑफ अ साइक्लोऑक्सिनेस। मतलब क्या होता है, मतलब ये मेडिसिन खाने के कारण भी 26% चांसेस है कि गैस्ट्रिक अल्सर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। दे बिलीव, मतलब वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम कर देता है, फ्रॉम किससे कर देता है, साइक्लोऑक्सिनेस से, वो भी इनिबिट करता है, ओके। इनिबिशन ऑफ अ साइक्लोऑक्सिनेस, ओके। मतलब मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट या फिर उसका ड्रॉपबैक्स है। और टॉपिकल इफेक्ट्स ऑफ NSAIDs as a superficial gastric erosion and petechial lesion, ओके। द पेटेकल रीजन मतलब क्या होता है, इट अफेक्ट स्किन्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब रेडिश और पर्पल स्पॉट कंटेनिंग ब्लड। मतलब पेटेकल रीजन मतलब वो रहता है ना, स्पॉट आना, मतलब ज़्यादा फ्लड होने के बाद रेडिश होना, वैसा स्पॉट आना, मतलब रेडिश स्पॉट और फिर पर्पल स्पॉट आना, उसको बोलते हैं पेटेकल लीजन। However, the risk of a gastroduodenal ulcer is not diminished with the parental or rectal use of NSAID, indicating the injury occurring from a systemic effect of NSAIDs on the gastrointestinal mucosa। मतलब ये क्या होता है मालूम है, द गैस्ट्रोइंड्यूनल अल्सर्स होता है, मतलब वो पेरेंट्स से भी ख़त्म हुआ फिर भी वो रहता है, अल्सर्स इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। मतलब वो अगर ऐसा लग रहा होगा कि आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे पर वो अल्सर्स रहता है, वह वो इनएक्टिवेट होता है, मतलब कुछ फिर से ज़्यादा हुआ गैस्ट्रिक अल्सर तो फिर से एक्टिवेट हो जाता है, ओके। इंडिकेटिंग है इंजरी ऑकरिंग फ्रॉम सिस्टमिक इफेक्ट NSAIDs ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मिकोसा। हाँ, फिर से वो मिकोसा पे अटैक कर देगा अगर NSAIDs का मतलब लेते हैं और फिर उसका ज़्यादा लेने से या फिर ओवरडोज होने के कारण वो फिर से अल्सर्स प्रोड्यूस कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एन अल्सर्स ऑकर ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ NSAIDs यूज। देयर आफ्टर द रिस्क डिक्रीजेस बट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट। अभी वही है, मतलब अभी 3 months ले रहे हो NSAIDs और उसका ओवरडोज हुआ तो पहले 3 महीने में वो सिम्टम्स पता चलते हैं कि आपको क्या हुआ है, अल्सर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर द thereafter the risk decreases but continues to be present। अगर ये 3 months में नहीं प्रेजेंट हुआ, अगर वो आप NSAIDs खा रहे हो दवा पर, आपको 3 months के अंदर सिम्टम्स दिखाई दे रहे,
पर रिक्स इतना नहीं होता है, पर वो अल्सर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब वो ये रहता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि अल्सर है या नहीं, पर है। आपको सिम्टम्स दिख रहे नहीं हैं, वो आगे जाके बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और डिपेंड्स होता है। ओके, वेदर concurrent H. pylori infection and SAID use synergetics in producing gastric ulcers in remain unclear. कॉन्करेंट एच पाइलोरा इन्फेक्शन होता है और NSAIDs वो सिमिलर है। ये दोनों ऐसे ऐसे जो है कि मतलब गैस्ट्रिक अल्सर्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया या फिर ओवरडोज हुआ तो फिर से ये दोनों पेप्टिक अल्सर्स फॉर्म करेंगे। ओके, गैस्ट्रिक अल्सर्स पेप्टिक अल्सर्स देखिए फॉर्म हो जाएंगे। द डायग्नोसिस, द टेस्ट इज एसोफेगोगैस्ट्रोडियोडेनोस्कोपी मतलब EGD, a form of a endoscopy where the location of a severity of an ulcer can be usually seen। मतलब ये वो एक एंडोस्कोपी एक ऐसा मतलब लोकेशन का अल्सर का लोकेशन पता चलता है, और अल्सर्स कितने दर तक मतलब कितना बड़ा हो चुका है या फिर कितना अफेक्ट किया है, कितना डैमेज किया है, ये सब दिखाई जाते हैं एंडोस्कोपी में। द डायग्नोसिस ऑफ अ हेलिकोबैक्टर पाइलोराई can be biopsy during a EGD, breathing test, direct culture, form and EGT biopsy specimens, the direct detection of unraised activity in biopsy specimens। मतलब क्या होता है, मतलब उसके टेस्ट के कारण ना बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं। ब्रीदिंग टेस्ट होता है, डायरेक्ट कल्चर होता है, बायोप्सी मतलब उसको उस जगह से हटा देना वगैरह ऐसे ही। हाँ, मतलब बायोप्सी का वो मतलब क्या होता है, अल्सर्स को निकाल देना, अल्सर्स को स्पीस को जो भी अफेक्ट हुआ है वो एरिया को निकाल देना, ऐसा होता है उसके कारण। पर EGD होता है, उसके लिए कुछ बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं, वो ब्रीडिंग टेस्ट, डायरेक्ट कल्चर वगैरह सब, डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ यूरेज, वैसे सब टेस्ट करने पड़ते हैं बायोप्सी स्पेसिमेन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ना। If a peptic ulcer perforates the air leaks from the outside of a gastrointestinal tract into a parenteral cavity, which leads to a free gas within a parenteral cavity। Perforates मतलब क्या, टू मेक अ होल। बे पेप्टिक अल्सर्स अभी वो मैंने बोला था पिछले स्लाइड में कि होल होल के जैसा होता है, बट जिसके वजह से होल क्रिएट किया तो अंदर वो गैस रहता है, मतलब एयर लीक्स होता है तो द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, मतलब एयर प्रेजेंट होता है ना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, फिर वो लीक होना शुरू होता है, वो पेरेंटल कैविटी में जाता है। पेरेंटल कैविटी क्या होता है, अ स्पेस बिटवीन अ विसरल एंड अ पैराइटल लेयर्स ऑफ अ पेरिटोनियम, मतलब विसरल और पैराइटल का स्पेस होता है, उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, तो उसमें जाते हैं। विच लीड्स अ फ्री गैस विद इन द पैरेटल कैविटी, मतलब उस कैविटी में वो फ्री गैस अपने आप चला जाता है, मतलब ओके। ऑन द चेस्ट एक्सरे दिस गैस विल float to a position underneath the diaphragm. Therefore, gas is the parenteral cavity. It is called a perforated peptic ulcer disease। मतलब कि अभी जब एक्सरेज करेंगे तो फिर वो गैस है ना अंडरनीथ, मतलब अंडर बिलो डायफ्राम के नीचे वो गैस दिखाई देती है, विच परफोरेट, फिर उसको इंडिकेट किया जाता है कि हाँ इसको पेप्टिक अल्सर्स हुआ है। मतलब ये फाइंड आउट एक तरीका, मतलब होल हुआ, गैस लीक हुआ, गैस अंडरनीथ डायग्राम के नीचे एक्यूमुलेट होना और वो एक्सरे में देखना, तो उसको बोला जाता है कि पेप्टिक अल्सर्स हुआ है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स हुआ है। ओके, अभी ट्रीटमेंट, treatment the younger patients with ulcers like symptoms are often treated with antacids or H2 antagonist। When H. pylori infection is present, the most effective treatments are combination of two antibiotics। मतलब जो यंगर पेशेंट्स होते हैं, मतलब बच्चों होते हैं, बच्चों को भी होता है अल्सर्स, वो सिम्टम्स दिखने पे है ना वो एंटासिड्स और H2 एंटागोनिस्ट को ट्रीट किया जाता है। पर अगर एसिड के प्रोडक्शन की वजह से या फिर H. pylori की सिक्रेशन की वजह से अगर वो अल्सर्स प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर उसको ट्रीटमेंट में ना कॉम्बिनेशंस देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटीबायोटिक्स देते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटीबायोटिक्स। अभी वो जो एच पायरोलाई का सिक्रेशन होता है तो फिर कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दिया जाता है। ओके, एन एक्टिव कॉम्बिनेशन वुड बी एमोक्सिसिलिन प्लस मेट्रोनिडेजोल प्लस पेंटोप्रेजोल। मतलब क्या होता है द इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, मतलब इफेक्टिव होता है जो कॉम्बिनेशन वो एमोक्सिसिलिन होता है, मेट्रोनिडेजोल होता है प्लस पेंटोप्रेजोल होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। In absence of H. pylori, long-term higher doses PPLs are often used। The treatments of Helicobacter usually leads to clearing in infection, relief of symptoms and eventually healing ulcers। मतलब अभी H. pylori एबसेंट हुआ तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए PPI देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मतलब PPI दे ही देते हैं क्योंकि अल्सर्स है ना कभी चाहता नहीं, अगर सिम्टम्स भी बंद हुआ ना दिखने के लिए तो फिर भी पेप्टिक अल्सर्स होता ही है, इसलिए वो फिर PPI ऑफन दे देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।
But treatment of helicobacter usually used to clearing a infection, a relief of a symptoms and eventually healing of ulcers. में हेलिकोबैक्टर्स होते हैं ना, वो ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं पेप्टिक अल्सर्स के लिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन कैन ऑकर्स एंड ट्रीटमेंट में बी रिक्वायर्ड विद द अदर एंटीबायोटिक्स. और अगर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब इस ये दो कॉम्बिनेशन के, कौन सा है, हेलिकोबैक्टर और पीपीएल, अगर वो फिर से बढ़ गया पेप्टिक अल्सर, तो फिर उसको दूसरा एंटीबायोटिक्स देते हैं. अभी प्रिवेंटेशन. ओके, the peptic ulcers can be prevented by avoiding things like a breakdown of a stomach protective barrier and increase the stomach acid secretion. This includes alcohol, some smoking, aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs and caffeine. कैफीन से भी होता है, कैफीन अगर ओवर हुआ तो होता है. स्मोकिंग, एस्पिरिन, ये सब होने के कारण मतलब लंग्स को भी मतलब डैमेज होते हैं. हमारा एसोफेगस का लाइनिंग भी ख़राब होता है, और सब हमें इंटरनल ऑर्गन्स है ना, स्मोकिंग अल्कोहल से भी डैमेज होते हैं. इसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर्स होता है. इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए. और इसकी वजह से मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग एंड नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग और स्टमक का प्रोटेक्टिव बैरियर है ना, उसको ब्रेक करते. ये प्रोटेक्टिव बैरियर मतलब ब्रेक किया तो फिर उसका एग्रेसिव रहते हैं ना, स्टमक एग्रेसिव फैक्टर्स होता है, तो फिर वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट होते हैं. अगर एग्रेसिव फैक्टर इंक्रीज़ हुआ तो फिर एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होना, फिर वो फिर से पेप्टिक अल्सर्स आ जाता है. तो प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन with H. pylori, it is a matter of avoiding contaminated food and water and adhering a strict standards of personal hygiene. ओके, मतलब अभी कंटेमिनेटेड फूड भी यूज़ नहीं करना चाहिए. मतलब 2-3 दिन का पानी भरा हुआ रहता है बॉटल में, वो भी नहीं पीना चाहिए. मतलब फ्रेश सब पीना चाहिए. मतलब उसको अवॉइड कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर्स को. तो पेप्टिक अल्सर्स एच पायरोलाई से बचा सकते हैं. नेक्स्ट है, वॉश हैंड्स केयरफुली विद वार्म वाटर एंड सोप every time the bathroom is used with a diaper change, and most before after preparing food. The certain lifestyle changes can reduce the risk of developing of peptic ulcers by providing and managing emotional and physical stress. देखो, ये सिंपली मेन है कि हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो. खाना खाने से पहले हाथ धो लो, हाइजीन मेंटेन करो. या फिर इस छोटे छोटे से कारण की वजह से हम लोग पेप्टिक अल्सर्स को अवॉइड कर सकते हैं. एंड इमोशनल एंड स्ट्रेस एंड फिजिकल स्ट्रेस को भी अवॉइड करो. मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. उसके वजह से मतलब क्या होता है, मेंटल हेल्थ भी ख़राब होता है और डीमोटिवेट भी होते हैं, फिजिकल स्ट्रेस भी होता है. ओके, वो भी उस सबको अवॉइड करने से हम लोग पेप्टिक अल्सर्स को रोक सकते हैं. ओके, नेक्स्ट नाउ बस बस आज के लिए इतना ही है. हमने पेप्टिक अल्सर्स क्लियर किए. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या फिर डाउट है पेप्टिक अल्सर्स के बारे में, तो फिर कमेंट बॉक्स में या फिर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो. ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी. ये सब दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें ज्वाइन करो. या सब मतलब कुछ भी रहेगा ना, तो फिर हम लोग को बोल दो कौन सा रेफरेंस बुक चाहिए. अगर आप लोग को इस नोट्स से सेटिस्फाई नहीं है, आप लोग को कुछ तो अलग नोट्स चाहिए, या फिर कौन सा भी डायग्राम चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ भी होगा, कौन सा नोट्स रिफर्स करना है, कौन सी बुक रिफ़र करना है, कौन से ऑथर की बुक रिफ़र करना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए. हम लोग उसका रिप्लाई दे देंगे. ओके, टिल देन बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएंगी. स्टे कनेक्टेड विद अस. ओके, बाय बाय.